Hello students, today we started with the chapter 2 Principles of Management. In a previous video we started with the chapter in a meaning and a feature of Principles of Management. Now recently we started in this chapter the importance of Principle of Management and the Principles of Hand Refuse. So let us be started with the chapter. Now student, we discuss about the importance of principles of management. See, first point is helping setting objectives. यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को सेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो हमारे वर्क से रिलेटेड बनाए गए हैं, और जो वर्क से रिलेटेड बनाए गए तो सामने वाले को आप काम करना कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना है, किस तरीके की चीज़ें उनको एप्लीकेबल होंगी, क्या इसके इफेक्ट होंगे, क्या इसके कॉज होंगे, तो ये सब चीज़ों में हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जनरली एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको वर्क देते हैं, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बताते हैं कौन इनको डायरेक्ट करेगा, कौन कमांड देगा, कैसी कंट्रोलिंग पावर में काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं सेटिंग अ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नो डाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब बनाए गए हैं तो जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास है, मतलब जितने भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, क्योंकि हर चीज़ की कैटेगरीज होती है। यहाँ पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसके थ्रू हम एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ बनाते हैं कि इसी बाउंड्रीज़ के अंदर हमें काम को अच्छे से करना है। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन में क्या होता है कि यहाँ पर एक डिसीजंस मान के चलते हैं हम लोग कि जो भी प्रिंसिपल्स फ्री होंगे यहाँ पर, यानी कोई भी बाइस नहीं होगा, कोई प्रिजुडाइज नहीं होगा, यानी कोई फेवर नहीं करेगा एक दूसरे का। यहाँ पे पहले से हम लोग सोच के नहीं रखेंगे कि ये चीज़ करने से हमारे ये होगा। तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती है सारी। तो यहाँ पर एम्फेसिस हम लॉजिक के ऊपर देते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं करते। यहाँ पे जो भी काम करेंगे तो हम ये फेथ नहीं करेंगे कि इसे लगाने से, इस प्रिंसिपल को यूज़ करने से हमें ये काम आ जाएगा। तो फेथ नहीं किया जाता, लॉजिकली काम किया जाता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये टेलर ने दिया है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये ही प्रिंसिपल हर जगह पे काम करेगा। ईच पार्ट ऑफ वर्क इज़ नॉट एनालाइजेज ऑन दिस प्रिंसिपल, सो इट इज़ अ साइंटिफिक डिसीजन होता है। कौन सी चीज़ पे कैसे एप्लीकेबल होगा ये पता चलता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। नेचुरली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में के थ्रू हम लोग मैनेजर को एक इन्वायरमेंट जो चेंजेस होता है उसकी रिक्वायरमेंट पता चलती जाती है, और इससे हम मॉडिफाइड होते जाते हैं। ये क्या चेंजेस हमें लेके आने हैं इन्वायरमेंट में, हमारे यहाँ प्रीमिसेस में कौन कौन से चेंजेस होने हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नो डाउट जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये हम बनाते ही किस लिए हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से अचीव हो। तो जो ऑब्जेक्टिव अचीव हमारे बहुत अच्छे से होंगे तो इसमें एक सोशल ऑब्लिगेशंस भी रहते हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी बनी रहती है। तो इफेक्टिव कंट्रोलिंग पावर रहती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। नेक्स्ट है सोशल ऑब्लिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जैसे कि मैनेजर गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, बताता है, तो ये वेलफेयरिंग ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि उनको अच्छे से काम सिखा सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल है न्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है कि पेमेंट के बारे में कितनी देनी है, किसी एम्प्लॉयज़ को कैसे देनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैनेजर बताता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सोशल वेलफेयरिंग है, यानी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च सेंटर, यानी रिसर्चिंग एंड डेवलपमेंट। सी, इसमें क्या होता है कि यहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन और रिसर्च वर्क के लिए। यहाँ पे एंट्रेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो एप्टीट्यूड्स टेस्ट करवाते हैं, जो कि मैनेजमेंट में एक डेवलपमेंट लेके आते हैं कि हाँ इस एप्टीट्यूड से एक लोगों का निकल के आता है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो यही है, ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है, इनको रिसर्चेस भी होती हैं, डेवलपमेंट भी होती है। तो बहुत सारी प्रोफेशनल्स जैसे कि MBA होता है, तो ये सारी फैकल्टीज़ यहाँ पर होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जो बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल मैनेजमेंट है तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिंसिपल्स चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूड। Now students, we discuss about the Henry Ford. Who was the Henry Ford? Henry Ford is regarded as a father of general management. He has born in France 1841. Actually, he is a focus on the 4 functions of management: planning, organizing, directing and controlling. Although his version was a slightly different: plans, organize, command, coordinate and control.
एक्चुअली इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं मैनेजमेंट के, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जनरले, एक रिटन की गई है बुक जो फ्रांस में है, और 1929 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, 1916 में इसको रोट किया गया। तो जनरली हेनरी फिल्म में इस बुक में ये 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है जिनको हम यूज़ करते हैं। वो 14 प्रिंसिपल्स कौन से दिए हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, numeration of employees, centralization, decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personal initiative, split the crops। अब वन बाय वन हम इसको डीपली स्टडी करेंगे, विद एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट बी स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ स्टूडेंट, वी स्टार्टेड फर्स्ट प्रिंसिपल, that is principle of division of work and specialization. See, according to Fewell, the intent of division of work is to produce more and better work for the same efforts. Specialization is the most efficient way to use human efforts. See, Fewell के अकॉर्डिंग हमने ये माना है कि जो भी हम वर्क को डिवाइड करते हैं, जो वर्क को जब भी डिवाइड किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम को लेने के लिए किया जाता है और एफर्ट्स सेम रहते हैं। इससे एक स्पेशलिटी निकल के आती है कि जब भी हम एक काम को करेंगे बार बार तो उसमें स्पेशलिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए डिवीज़न ऑफ वर्क करना ज़रूरी है ताकि स्पेशलिटी उस वर्क की एम्प्लॉयज़ के अंदर जनरेट हो। तो स्पेशलिटी से एक एफिशिएंट वे निकल के आता है कि आप किस तरीके से काम को करेंगे। एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ, जैसे कि फेमस ब्रांड नेम क्वालिटी शर्ट्स हैं जिनको डिवाइडेड किया गया वर्क उन ग्रुप्स में, कि एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा कॉलर्स बनाने के लिए, एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा स्टिचिंग करने के लिए, एक बटन्स लगाने के लिए, एक पैकिंग के लिए, ऑन सो ऑन। तो इससे क्या होगा, जो वर्क होगा बहुत स्पेशलाइज मैनर में अच्छे से होगा। तो वर्क डिवाइड करने का मतलब है कि एफिशिएंट वे निकाले ना, जिससे टाइम कंज्यूमिंग भी कम रहेगा और वर्क भी बहुत प्रॉपरली किया जा सकता है। लेट बी स्टार्टेड विद द सेकेंड प्रिंसिपल। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज अथॉरिटी, responsibility and accountability. See, they are the three words and three words are different to each other. First one, authority. Authority means it is the right of superior to give orders to his subordinates and obtain obedience. Authority का मतलब होता है एक ऐसा अधिकार जिससे आप लोगों को कमांड देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर। पावर आपके पास होगी यानी अथॉरिटी आपके पास है। सेकंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइन जॉब ऑन अ टाइम, यानी जो आपको काम दिया गया उसको प्रॉपरली टाइम पे खत्म करना, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बोलते हैं जिम्मेदारी। Next, third one is accountability. What is the meaning of accountability? You have to give all rewards or details about your task to the superior. That we call accountability. यानी आपकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है, आपने काम कैसे किया है, कैसे करके दिया है, इसके बारे में अपने पूरे सीनियर वन पर्सन को बताने की, यानी जिसने ऑर्डर आपको दिया उसको, वो होती है अकाउंटेबिलिटी। तो ये तीन टर्म्स बना के ये सेकेंड प्रिंसिपल बनाते हैं। अगर आपको वर्क दिया जाता है तो आपको इन तीन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। एक तो आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आंसरेबल हैं आप उस काम के करने के लिए, तो वो अकाउंटेबिलिटी है। एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको स्कूल से होमवर्क मिला, ओके, आपको पावर ये दी गई है कि आप कोई भी चैप्टर्स में से कंप्लीट करके लेके आना है आपको होमवर्क, यानी एक कोई असाइनमेंट दे दिया है कि आपको पूरे चैप्टर में से कुछ भी लेना है, तो आपको एक पावर दी गई है कि हाँ आपको कुछ भी लेके काम करना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बोलती है कि आप उसमें से एक चैप्टर लेंगे, उसका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करेंगे। अब कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट करोगे टीचर को। सबमिट करने के बाद जब टीचर आपसे क्वेश्चनिंग करेगा तो आंसरेबल भी आप रहोगे। तो आंसरेबल से मतलब आपका क्या होगी कि आपने एक तरीके से पहली चीज़ आपको जब ऑर्डर दी गए अथॉरिटी, आपने वर्क कंप्लीट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब आंसरेबल हो रहे हो तो दैट वी कॉल अकाउंटेबिलिटी। तो ये तीन टर्म से प्रिंसिपल चलता है। अगर बिजनेस फर्म में ये तीनों चीज़ नहीं होंगी तो कभी भी मैनेजमेंट फ्लोली काम नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। So these three are the most important aspect of principles of management. Let us be going for the three. Now student, we discuss about the third principles, discipline. Discipline means obey. Employee should be obey. यानी उसको जो भी ऑर्डर दिया जाए है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, कंपनी के उन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको कहना मानना पड़ेगा, यानी ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट।
विच इज़ आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल बताती हूँ, एम्प्लॉयज़ है KFC का और उसे सैनिटाइज़ करने के लिए बोला गया है कि आपको 30 मिनट्स में बार बार जाके आपको हाथ धोने हैं, तो उसको 30 मिनट्स बार बार जाके हाथ धोने पड़ेंगे, बिकॉज ये रूल्स रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। जब उसने एग्रीमेंट साइन किया होगा तो ये वहाँ पर लिखा होगा। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट्स, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़। तो ये चीज़ हम डिसिप्लिन में लेके आते हैं और उस प्रिंसिपल में फॉलो करते हैं। अगर हम ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट भी फ्लो अच्छे से नहीं होगा। आप एक छोटे से एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल में अगर हमारे यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है, बच्चा कंप्लीट करके नहीं लेकर आता तो उसको पनिश करना ज़रूरी होता है, बिकॉज आगे चल के वो काम ना हो। तो सेम चीज़ है कि डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है क्योंकि आगे चल के चीज़ें खराब ना हो। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वन प्रिंसिपल। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस, सुपीरियर फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। सी, इसमें क्या है कि किसी भी एक सुपीरियर के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक ही बॉस होगा तो एक ही कमांड देगा। अगर हमारे 10 बॉस हो जाएं तो 10 अलग अलग तरीके के कमांड दोगे तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज़रूरी है, यानी वन बॉस वन एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय के एक ही बॉस होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे को कमांड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेंगी और जो कमांड मिलेगी उसको हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 10 लोग अगर होते हैं हमारे ऊपर तो 10 तरीके के ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल्स को ओबे करना चाहिए। हेनरी फ्यूल ने ऑब्जर्व किया था इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर हमने इसको वायलेट किया यानी इसको हमने यूज़ नहीं किया तो अथॉरिटी अंडर डिटरमाइंड रह जाएगी, डिसिप्लिन जियोपैरिथी हो जाएगी और ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगी और स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाएगी। तो यहाँ पर जनरली ये इसलिए बोला गया है कि अगर हमारे यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स हैं और सबऑर्डिनेट्स के ऊपर हमने अपने 10 लोगों को बिठा दिया है, 10 मैनेजर है, 10 लोग उनको काम करवा रहे हैं, तो 10 लोग अपने अपने तरीके से उनको ऑर्डर्स देंगे, अपने अपने तरीके से ऑर्डर्स देंगे, तो यहाँ पे किसी की अथॉरिटी नहीं रहेगी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी और किसी की आंसरेबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होगा, वन बॉस वन एम्प्लॉयज़, तो इससे वन वर्क काम भी हो पाएगा अच्छे से और लोग उस ऑर्डर को बहुत अच्छे से फॉलो भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड होना ज़रूरी है, वन बॉस होना ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमने लार्ज नंबर ऑफ बॉसेस कर दिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिंसिपल। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द फिफ्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज़ द डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब किसी को दिखाना, मतलब कहाँ जाना है, कैसे जाना है। यूनिटी से मतलब होता है वन डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब है वन हेड वन प्लान, यानी एक हेड होना चाहिए हमारे पास और एक ही हेड पे हमें काम करना चाहिए। यानी जितने भी यूनिट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो एक ही तरफ जाने चाहिए, यानी सेम डायरेक्शंस में मूव ऑन करनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, ताकि उनका जो फोकस इफर्ट्स है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे। अगर हम लोग यहाँ पर सब अपने अपने सेल्फिशनेस से काम करेंगे तो क्या होगा, और अपने अपना खुद का डायरेक्शन देंगे तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी नहीं कर पाएंगे और कंपनी बिल्कुल लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल बनती है कंपनी में और कार्स भी बनती हैं, तो यहाँ पे 2 सेपरेट डिविजन्स हैं और दोनों सेपरेटरीज का खुद के इंचार्जेस, प्लान्स वगैरह, रिसोर्सेज भी सबके सेपरेट है। लेकिन ये 2 डिवीज़न किसके लिए काम कर रही है? अपनी कंपनी के लिए। और यहाँ पर एक दूसरे में वो ओवरलैप भी नहीं करते किसी भी अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, सिर्फ वो एक कंपनी जो है जिसके नाम पे वो काम चल रही है तो वो सेम डायरेक्शन पे उस कंपनी को नाम अच्छा करना है और उसके टारगेट्स को अचीव करना है। ना कि ऐसा कि मोटरसाइकिल वाले अपने काम कर रहे हो, कार वाले अपने काम कर रहे हैं, नहीं, तो दोनों यूनिट सेम डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। तो यही चीज़ होती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड में जो वन सबऑर्डिनेट होता है वो रिसीव करता है ऑर्डर वन बॉस से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ईच ग्रुप की एक्टिविटी होती है सेम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ और एक हेड के अंडर में। दूसरा, यूनिटी ऑफ कमांड का जो एम होता है यहाँ पे जो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन वाला प्रॉब्लम होता है ना कि 2 हमारे ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं, वो चीज़ों को बचाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मतलब होता है जो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ होती है उससे बचाता है। नेक्स्ट, अगर यूनिटी ऑफ कमांड हमने यूज़ नहीं किया तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ इफेक्ट नहीं होंगे, और जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है अगर हमने इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया तो। नेक्स्ट आते हैं, नाउ स्टूडेंट, last principle of this video, that is subordination of individual interest to general interest.
अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल। पहले तो ये जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को नहीं समझ में आता। इंडिविजुअल इंटरेस्ट से मतलब होता है मेरा खुद का, यानी एम्प्लॉयज़ अपना खुद का जो इंटरेस्ट होता है वो अपने इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में इंक्लूड करें, यानी चेंज करें। हम लोग अपने सेल्फिश होकर काम नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट है उसको पार्ट के लेके काम करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटीज ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हर वर्कर जो भी है वो इंडिविजुअली इंटरेस्ट वर्किंग कंपनी के लिए ले, और वही चीज़ क्या हो जाएगी, हम अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव कर लेंगे, लेकिन कंपनी का अचीव कब होगा, जब हम लोग कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को लेके साथ में काम करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी चाहती है कि मैक्सिमम आउटपुट इंक्रीज़ हो एम्प्लॉय से, तो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट उनको मिलेगी जितना अच्छा से आप टारगेट दोगे उतना। तो वहाँ पे वन ऑफ अदर हैंड अगर कंपनी चाहे तो मैक्सिमम सैलरीज दे सकती है, जो टाइम जिनके पास डिमांड ज़्यादा आ रही है तो उस हिसाब से वो काम करेगी। तो यही चीज़ है कि अगर आपको जनरल इंटरेस्ट के लिए कंपनी दे दे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दोगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दूंगा, तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ तो हो ही रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है। तो ये होगा आपका जनरल इंटरेस्ट। आप अपने लिए पैसा कमाने तो ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, आपको पैसे कमाने हैं, बट आपको कंपनी के फेथ में भी जाके काम करना है। तो इसलिए अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ जनरल इंटरेस्ट भी काम करें, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्राइमरी सोचें, फिर सेकेंडरी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए सोचें। तो ये हमने 6 यहाँ प्रिंसिपल्स किए हैं। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में बाकी जितने भी रेस्ट रह गए प्रिंसिपल्स उनको डिक्लेयर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोग पूछ सकते हैं, बट ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू।